सो एक चीज़ हम ये भी देखते आ रहे हैं कि आजकल जहाँ पे फेशियल्स की हम बात कर रहे हैं एस्थेटिक्स की, तो आजकल हम देखते हैं कि हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में लोग बोलते हैं पीआरपी करवा लें जाके। जी बाल झड़ रहे हैं तो जाके पीआरपी करवा लें, जी कोई फेस का इशू है तो जी जाके पीआरपी करवा लें। तो पीआरपी दर हकीकत है क्या? और लोग इसके बारे में जो अपना माइंड या कॉन्सेप्ट रखते आया वो ठीक है? कि वाक़ई हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है या स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के लिए पीआरपी इज़ इम्पोर्टेंट? हर चीज़ का हल पीआरपी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पीआरपी हर चीज़ का हल नहीं है। ना हर चीज़ के लिए हम पीआरपी रिकमेंड करते हैं। पीआरपी बेसिकली एक हम पे उस हेल्दी पेशेंट का जिसका हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसकी बॉडी में कोई और बीमारी ना हो या उसके जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें आयरन डिफिशिएंसी ना हो, बी12, विटामिन डी वगैरह की कोई डिफिशिएंसी ना हो, उसके ब्लड से हम फिर पीआरपी बनाते हैं। पीआरपी में बेसिकली हम प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा लेते हैं, आपके ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उस सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर हमारे पास प्लाज़्मा आ जाता है। उस प्लाज़्मा में हमारे पास 2 प्लाज़्मा होते हैं, एक पीपीपी प्लेटलेट पोर प्लाज़्मा होता है, एक पीआरपी प्लेटलेट रिच और वो रिच प्लाज़्मा हम उठाते हैं, फिर उसको हम जब पेशेंट को लगाना होता है पहले से वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, अगर फेस पे लगा रहे हैं तो उसके लिए एनेस्थेटिक क्रीम लगाते हैं, फिर उसकी प्रॉपर क्लींजिंग करते हैं, फिर उसको माइटोनिडलिंग के साथ या अगर कोई एजेड पेशेंट है तो उसको इंजेक्ट करवाते हैं। अगर हेयर पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हम पहले एनेस्थीसिया लगाते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं और उसके बाद फिर जो उसके साथ कॉकटेल्स बनाते हैं जैसे मेसोथेरेपी को इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद बीआरपी को एक्टिवेट करके लगाते हैं। एक तो ये है कि पीआरपी हम करते कैसे हैं और किस तरह से करते हैं। दूसरा ये है कि आजकल जैसे आप कह रहे हैं कि हर चीज़ के लिए और हर कोई पीआरपी करवा रहा है। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ ये हैं कि बहुत सारे लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, दूसरे मॉडलिटीज़ अवेलेबल नहीं होते। उनके पास ये सबसे ईज़ी और आसान और लेस एक्सपेंसिव तरीका है कि वो पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को इसके ज़रिए ट्रीट करें। दूसरा ये है कि हर कोई अगर कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? वो लिप ट्यूब में ब्लड उठा के उसको सेंट्रीफ्यूज करके आपकी बॉडी में दोबारा तो नहीं इंजेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो नॉन स्टेरिलाइज़ होता है, उसमें जरासीम्स होते हैं, उसमें आपकी बॉडी में पीआरपी के साथ दूसरी बीमारियाँ आ सकती है। तो पीआरपी जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसके लिए प्रॉपर जो डब्ल्यूएचओ के प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करते हैं। और दूसरा ये है कि हर कोई इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं होता। और अगर आप आए हैं इस लिहाज से कि अ, मैं पीआरपी करूँगा और पीआरपी करने से जो है मेरे फेस की जो जो भी प्रॉब्लम्स है, रिंकल्स है, एजिंग है या जो भी है वो रिवर्स बैक हो जाएगी, तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको कोई भी प्रोसीजर करना है तो उसके स्पेशलिस्ट के पास आपको विजिट करना है, उसने आपको प्रॉपर एवेलुएट करके फिर आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करना है। चीज़ ये भी है कि हमारे रीजन्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास डिफरेंट आती है। कोयटा का रीजन बिकॉज़ अगर हम देखें स्पेसिफिकली बलूचिस्तान, तो यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई, एक्सट्रीम हम कह सकते हैं मिट्टी वाला मौसम, गर्मी भी शिद्दत की, ठंड भी शिद्दत की। तो इन इलाकों में जो है आप ऐसी कौन-सी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा देखते हैं पेशेंट्स में या लोगों में, जो कि तकरीबन कॉमनली हर बंदे में? और वो कंपैरेटिव बाकी रीजन्स को अगर देखें तो वहाँ पे वो चीज़ हमें कम दिखाई देती है और वो यहाँ पे मसला ज़्यादा है। ऐसा कौन-सा एक में यह सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है क्वेटा में वो हेयर लॉस का है। वो चाहे मेल पेशेंट हो या फीमेल पेशेंट हो, में हेयर लॉस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हेयर लॉस के लिए यानी हमारे अगर आप क्लिनिक विज़िट करेंगे, तो हेयर लॉस के लिए हमारे पास नेशनली, इंटरनेशनली जितने भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, वो सब अवेलेबल एक्सेप्ट ट्रांसप्लांट, एक्सोसोम्स, पीआरपी, रीजेनेरा, पीडियो थ्रेड्स और उसके डायग्नोसिस के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं जैसे ट्राइकोस्कोपी वगैरह, वो सब अवेलेबल है। उसके अलावा लेज़र कैप्स है जो पल्प को स्टिमुलेट करते हैं, वो अवेलेबल। उसके अलावा सेकंड पे हमारे पास फिर आते हैं जो मेन इशू है वो मिलाज़्मा का है और तीसरा जो है वो एक्नी और एक्नी स्कार्स का है। मिलाज़्मा का इशू ये है कि हम सनब्लॉक नहीं लगाते हैं, एक्सट्रीम वेदर्स में हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करते हैं। उसके अलावा जो है हम गैर ज़रूरी क्रीम्स या गैर ज़रूरी प्रोडक्ट्स विदाउट डॉक्टर के वो यूज़ करवाते हैं। और उसके अलावा फिर एक्नी स्कार्स तीसरे पे आते हैं।
वहाँ पे हमारे फेस के ऊपर हमारी डाइट जो है वो अच्छी नहीं होती है। हम यंग एज में कुछ भी खाते हैं जो हमारे सामने आए, जिसके हमें विश्वास खाते हैं, उससे फिर स्पेशली जो यंग एडल्ट्स है जैसे मेल या फीमेल, उनके फेस के ऊपर एक्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर एक्नी के लिए वो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। एक तो क्रीम हाथ लग जाती है, दूसरों को ये बताया जाता है कि यार जी जवानी के दाने हैं, ये खुद ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा लगाना तो बेसन लगा। बिल्कुल, वो दाने ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके स्कार्स रह जाते हैं और वो स्कार्स फिर बहुत ही मुश्किल से ट्रीट होते हैं। तो उसके लिए फिर पेशेंट्स जो है वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स लेते हैं और वो कि हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप जितने भी ट्रीटमेंट्स ले लो 70% तक उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली हम दोबारा से ख़त्म नहीं कर सकते। तो भाई इसके अलावा फिर डैंड्रफ का काफ़ी ज़्यादा इशू है हमारे लोगों में। हमारा ये कंसेप्ट है कि डैंड्रफ जो है हम उसको खुश्की समझते हैं और खुश्की के लिए फिर क्या करते हैं कि तेल लगाते हैं, और तेल लगाने से वो जो मिलासीजिया है, जो एक फंगल इन्फेक्शन है हमारे सर पे, उसको आप खुराक देना शुरू करते हो और इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरा ये है कि हम गर्म पानी से बाल धोते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारा डैंड्रफ हो जाता और ज़्यादा ड्राई हो जाता है और उससे फिर मज़ीद हमें डैंड्रफ फेस करना। अच्छा, आपने इस तरह मेंशन किया, हम एक्ने की बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स आपके नज़दीक ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स करते हैं जब बच्चे एक्ने को अपने फेस कर रहे हैं? तो टीनेजर्स में हमारे पास इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। हम देखते भी आ रहे हैं अपने लोगों इर्द-गिर्द के लोगों को कि जी हमारे फेस पे एक्ने है, हम कहते हैं अम्मी को ट्रीटमेंट करा दे, तो अम्मी बोलती है जी बेसन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई टोटका कर लो, लेकिन मज़ीद तुमने किसी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना। तो कौन-कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोगों को उस ट्रीटमेंट ना करवाने की वजह से फेस करने की वजह अपार्ट फ्रॉम स्कार्स जो एक्ने स्कार्स रह रहे हैं, और ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है टीनेज में अपना करवा लेना ताकि आप फ्यूचर में जो है इन स्कार्स या इन एक्ने इश्यूज से बच सके? अच्छा, मेन इशू ये है कि अगर किसी फीमेल पेशेंट को एक्ने का इशू हो रहा है, और पहली बात तो ये है कि भाई जवानी के दाने ही चले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि पता नहीं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, स्पेशली फीमेल पेशेंट में, कि पता नहीं इनकी बाद में शादी के बाद इनको कोई इशू वगैरह तो नहीं होगा। और तीसरा ये है कि डॉक्टर के पास जाने की बजाय हमारे लोग एक तो वैसे भी डॉक्टर्स के पास कम ही जाते हैं, दूसरा डॉक्टर के पास जाने की बजाय खाला फूफी दोस्त वगैरह से ये लगा लिया, तुम भी लगा। रानी की बेटी के एक्ने हुए थे, उसने ये क्रीम लगाया था और वो लगाया था, खुद से फार्मूला क्रीम बना के वो लगाते हैं। पहले से एक्ने का इशू होता है, फिर उसमें स्कार्स भी आ जाते हैं, मिलास्मा भी आ जाता है, रेड पेसल्स भी फेस पे नज़र आते हैं। तो मेन इशू ये है कि अगर किसी भी फीमेल को या मेल को एक्ने वगैरह का इशू है, तो सबसे पहले उसको अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने। लाइफ़स्टाइल में ये है कि खाने-पीने में जंक फूड, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, जिससे इनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो और उसकी वजह से इनके एक्ने आ जाए। और दूसरा ये है कि अपनी स्लीप साइकिल बेहतर बनाएँ, रात को अर्ली सो जाएँ, सुबह अर्ली उठें, एक्सरसाइज़ वर्कआउट करें और उसके अलावा प्रॉपर क्लींजिंग करें फेस की।